हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, आपको पता है। और ये हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्लास 11th का राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका हम फर्दर आगे एक्सटेंशन कर रहे हैं, फर्दर आगे पढ़ाऊंगी मैं, उसको ध्यान से सुनिए। पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था हमारे फंडामेंटल राइट्स का, राइट। आज हम वो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो पूरा इलेबोरेटली बहुत विस्तार में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे आप एक क्वेश्चन बताइए कि मान लीजिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है। इसका जवाब दीजिएगा मुझे। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने वहां पर खाना खाने के लिए एंटर किया, आपने एंट्री ली और आपसे सबसे पहले है ना रेस्टोरेंट का ऑनर पूछ रहा है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। आपने कास्ट बताई और उन्होंने मना कर दिया, आपको सर्व करने से मना कर दिया। अब मुझे बताइए सही है या गलत है, बताइए मुझे। आप कहेंगे कि मैम ये गलत है ना। अब मुझे बताइए एक और कंडीशन आप इमेजिन करिए कि एक इंसान अरेस्ट होता है, राइट। और अरेस्ट होने पर उससे फोन छीन लिया जाता है, उसको अलाउ नहीं किया जाता है उसके पेरेंट्स से बात करना, उसकी फैमिली से बात करना, उसको जज के सामने अवेलेबल नहीं किया, उसको जज के सामने प्रेजेंट नहीं किया जाता है, राइट। उसके केस के थ्रू उसको जज के सामने नहीं लिया जाता है, ले जाया जाता है। सेकेंड, उसके बाद इवन उसे ये भी नहीं बताया जाता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है। अब मुझे बताइए ये फेयर है या अनफेयर है। तो आप कहेंगे कि मैम ये अनफेयर है, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों से जो बचाता है वो कौन बचाता है हमें, वो हमें बचाता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान, ओके। अब एक चीज मुझे बताइए कि जो पुलिस ने किया, ठीक है। पुलिस किसके अंडर आती है बेटा, वो गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब मतलब यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर आर्बिटरली जो अपनी मनमर्जी से कुछ भी रूल को फॉलो करने का तरीका जो है वो किसका है, वो गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजें करने से कौन रोकेगा, तो कौन रोकेगा, कॉन्स्टिट्यूशन रोकेगा। आया समझ में। अब वो रेस्टोरेंट वाला केस देखते हैं, वो इंडिविजुअल का केस है, वो उसकी इच्छा है, ठीक है, वो इंडिविजुअल का केस है। उसको ये करने से कौन रोकेगा, तो उसको ये करने से भी कॉन्स्टिट्यूशन ही रोकेगा। तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट एवरी इंडियन सिटीजन, कि कॉन्स्टिट्यूशन संविधान कैसे भारतीय नागरिक को सुरक्षा देता है। ये चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, जिससे पहले जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी में आपको जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको 6 के 6 याद होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है बताइए। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, ECER EF था, सॉरी RCR था, EFERCR। इसमें E क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये करता है इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी। F यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है फ्रीडम को। E यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, कि कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता, कोई भी एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। तो ये किसके अगेंस्ट है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट है। फिर यहाँ पर R की बात करें तो पहला R यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पहला R दिखा रहा है रिलीजन। अब ये रिलीजन क्या है बेटा, तो हर इंडियन सिटीजन को यहाँ पर रिलीजन अपना रिलीजन अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने का अधिकार है, ठीक है। उसको प्रॉस्पेरिटी, उसमें प्रॉस्पेरिटी लाने का अधिकार है, उसको कंजर्व करने का अधिकार है, मतलब कंजर्वेशन कर सकता है, वो अपनी लैंग्वेज का कंजर्वेशन कर सकता है। पर हर चीज के लिए एक लिमिट है, नियम है, बाउंडेशन सबके लिए है, कोई एक्सेप्शनल केसेस नहीं होते यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कल्चर, ठीक है, आप आपका कल्चर फॉलो कर सकते हैं, आप उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। ये भी है, ये भी आपका जो राइट टू फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर जो है 14 to 18, ये यहाँ पर हम ये सब पढ़ेंगे। और ये पूरा जो है, ये मैं आपको जो फ्लो चार्ट बता रही हूँ, फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में क्या आता है कि रेमेडीज। अब ये रेमेडीज देने का क्या कारण रहा है बेटा, कि ये सब जो है, ये सब जो आपके राइट्स हैं, ये अगर वायलेट होते हैं, इनका अगर हनन होता है,
तो मुझे बताइए आप क्या करेंगे? तो रेमेडीज डाली, अगर सिर्फ राइट्स दे दिए जाते और रेमेडीज डाली ही नहीं जाती तो आप खुद सोचिए कि वो राइट्स का कोई फायदा निकलता? नहीं निकलता। उससे कोई फायदा होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता भैया? क्योंकि अगर किसी ने कोई अधिकार छीना आपका, या किसी को कोई अधिकार नहीं मिल पा रहा है, कोई पॉलिसी ऐसी है जिसकी वजह से उसका अधिकार नहीं मिल पा रहा उसको, तो मुझे बताइए कि क्या वो इंसान के पास इतना अधिकार होता कि वो कहीं पर जाके कंप्लेन कर सके, क्वेश्चन कर सके? नहीं। तो ये सब बताएगा कौन? ये सब बताएगा रेमेडीज। आया समझ में? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट टू इक्वालिटी, आपका पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इक्वालिटी जान लो भाई होता क्या है। ये चैप्टर में इक्वालिटी का मतलब ही है कि अनफेयर ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, मतलब वही जेंडर, क्योंकि बायोलॉजिकल टर्म है तो आपको पता होना चाहिए। प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। आप कानून के सामने, चाहे वो कोई भी हो, कानून के सामने सब इक्वल नजर से देखे जाएंगे। यहाँ पर अबॉलिश की जाती है अनटचेबिलिटी को, टाइटल्स को। जैसे पहले सर लगाया जाता था, नाइटहुड का टाइटल मिलता था, सर लगता था, मैडम लगता था, ये सब अब नहीं होता है। ये हम हमारे प्रीफिक्स नहीं लगाते हैं। आया समझ में? डॉक्टर इंजीनियर की बात अलग है, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। ये आपका डेजिग्नेशन है, ये आपकी मेहनत से आपने कमाई हुई डिग्री है। लेकिन आप सर लगा रहे हो, आप जो सर का मिलता है, आपको पता है सर एक टाइटल होता है, अगर आप ये लगा रहे हो तो ये जो है ये गलत है। तो इसको अबॉलिश किया गया, इसको हटाया गया। व्हाइल अलाउइंग सर्टेन स्पेशल मेजर्स सच एज रिजर्वेशन, रिजर्वेशंस दिए गए। किन को दिए गए? वो जो अंडर प्रिविलेज्ड रह गए हैं, जो ऐसे नियम कानून बने हुए थे जब देश में, जिसकी वजह से वो अंडर डेवलप्ड है, वो बन नहीं पाए, अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाए, अपने आप को निखार नहीं पाए, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उन्हें समानता देने के लिए हमें क्या करना होगा? रिजर्वेशन देना होगा ना। चलिए एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। मान लीजिए 2 लोग हैं, ठीक है, एक की हाइट बहुत कम है और एक काफी लंबा है। अब दोनों को एक व्यू देखना है, ठीक है, एक दीवार के सामने खड़े हुए हैं और दोनों को व्यू देखना है। मान लीजिए वो देखना चाहते हैं कुछ भी, एक कोई लैंडस्केप देखना चाहते हैं, आगे एक दीवार है, नहीं देख पा रहे हैं, उनको झांक के देखना है। अब वो कैसे देखेंगे? जो लंबा है वो तो आसानी से देख लेगा, और जो जिसकी हाइट कम है वो कैसे देखेगा बताइए? तो उसके लिए समझ लीजिए, उसके लिए हमने नीचे स्टेप्स बना दी हैं, नीचे पत्थर रख दिए हैं, या उसको प्लेटफॉर्म दे दिया है ताकि वो भी देख सके। ये जो है ये इक्वालिटी है, ये पॉजिटिव इक्वालिटी है। समझ में आ रहा है? यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इक्वालिटी में, ये है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का सबसे अच्छा तरीका यही मैं बता सकती हूँ आपको। मान लीजिए कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक रो में खड़े हुए हैं, वहां पर सबको बराबर हाइट चाहिए और वो फोटोशूट हो रहा है, ठीक है। अब क्लास में सब तरह के हाइट के बच्चे हैं, सब तरह के हाइट के बच्चे, लेकिन फोटोशूट की कंडीशन है कि सारे बच्चे इक्वल हाइट पर होने चाहिए और बिल्कुल बराबर दिखने चाहिए और साथ में खड़े होने चाहिए। अब तुम साथ में तो सारे सबके सब खड़े हो गए, अब साथ में खड़े हो गए, लेकिन फोटोशूट में कोई किसी की फोटो ही नहीं दिखाई दे रही है। और एक चीज और, एक कंडीशन और है कि फोटो जो आएगी वो आपकी पासपोर्ट में ही आएगी, सारी सबकी है ना, सबकी है ना, कमर तक की फोटो रहेगी। इससे टॉर्सो समझते हो ना, टॉर्सो हिस्ट्री वाले समझते हैं टॉर्सो क्या होता है। तो टॉर्सो तक फोटो है, उसके अलावा आपकी पूरी फोटो नहीं आएगी, ठीक है। ये फोटोशूट का कंडीशन है। अब आप खड़े हो गए हैं, किसी का तो पूरा आ रहा है, किसी का पूरा टॉर्सो तक का पूरा फोटो आ रहा है, लेकिन किसी का सिर्फ गर्दन दिखाई दे रही है। तो अब क्या करोगे? आप सब जो नीचे हैं बराबर करने के लिए आप प्लेटफॉर्म लगाओगे ना, स्टूल्स लगा दोगे। अब ये आपने जो स्टूल लगाया, अब मुझे बताइए जो स्टूल लगाया ये क्या है? ये इक्वालिटी प्रोवाइड करी है आपने, है ना। सबको इक्वल बनाने के लिए आपने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया, आपने उनको रिजर्वेशन दिया। आया समझ में? आपने उनको वो सुविधा दी कि सब बराबर खड़े होकर वो फोटोशूट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, क्योंकि वो पूरा क्लास का फोटोशूट है तो कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, ये भी है, ठीक है। तो ये जो बराबर आपने किया है, ये जो है ये इक्वालिटी वाली बात होती है। ये जो है ये रिजर्वेशन है, एक्चुअल में यही रिजर्वेशन है। अब आया समझ में? रिजर्वेशन का मतलब हम गलत निकाल लेते हैं, कई लोग उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन आप जब
और ये तभी होता है बेटा जब आपने इतिहास नहीं ठीक से पढ़ा होता है। अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसका मिसयूज होता है, मैं मानती हूँ रिजर्वेशन का मिसयूज भी होता है, लेकिन रिजर्वेशन को ये पर्सपेक्टिव से नहीं लाया गया था कि उसका मिसयूज होगा। इज दैट क्लियर? इस पर्सपेक्टिव से नहीं लाया गया था। रिजर्वेशन को इसलिए लाया गया था कि वो जो पिछड़ गए हैं उनको आगे आने का मौका मिले, उन्हें भी आगे लाया जाए। ठीक है, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, अभी हम थोड़े थोड़े आगे बढ़े हैं, ज्यादा नहीं बढ़े हैं, तो मैं आगे हिस्ट्री में आपको बताऊंगी कि आप देखेंगे कि हिस्ट्री में कई लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया गया है। इवन उनकी शिक्षा वाला अधिकार भी उनसे छीन लिया गया था। सिर्फ शिक्षा आपकी एक बाउंड्री, एक पर्टिकुलर कास्ट के अराउंड ही घूमती थी, पर्टिकुलर वर्ण के अराउंड ही घूमती थी, उसके बाहर शिक्षा जाती नहीं थी। तो ये सब चीजें जो हुई ना, इसकी वजह से वो लोग पिछड़ गए हैं। आया समझ में? उन्हें आगे लाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी है। तो राइट टू इक्वालिटी हमें यही बताता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। एनी कंडीशन में आप डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी कंडीशन में एनी हाउ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उसे अबॉलिश कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, उसे आप परफॉर्म नहीं करेंगे। ये बैड प्रैक्टिसेस हैं, ये इन्हें आप परफॉर्म नहीं करेंगे, ये आपका राइट टू इक्वालिटी कहता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि सब आइडेंटिकल हैं, सब एक जैसे हो गए, नहीं। इक्वालिटी का मतलब ही यही है कि इक्वल रिस्पेक्ट सबको मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल प्रोटेक्शन मिले अंडर लॉ। आपको कानून के द्वारा भी आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, तो आपका आर्टिकल नंबर 14 की अब हम बात करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको आर्टिकल 14 to 18 एक ओवरव्यू दे दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक ओवरव्यू दे दिया है तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। सिंपल डेफिनेशन है इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 बिफोर लॉ। अब इसका क्या मतलब समझे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ का? चलो पता नहीं कहाँ गए क्या। ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ का इक्वालिटी बिफोर लॉ का हम क्या वो समझे, अर्थ समझे तो सिंपल अर्थ है कि मान लीजिए दो लोग हैं, दो कारें हैं, ठीक है, या दो बाइक समझ लो। अब दोनों ने सिग्नल तोड़ा, दोनों ने रेड लाइट थी और रेड लाइट को उन्होंने क्रॉस करके निकल गए। अब बाद में पता चला, फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि एक बाइक जो थी वो किसी पॉपुलर पर्सनालिटी की थी और एक बाइक जो थी वो नॉर्मल सिविलियन की थी, वो नॉर्मल इंसान था। ठीक है, रोज ड्यूटी जाने वाला इंसान था। अब मुझे बताइए फाइन दोनों पर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आप कहेंगे कि मैम लगना तो चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए कि उसमें किसी एक पर फाइन लगता है जो नॉर्मल इंसान है, अपनी दिनचर्या का काम, जो नॉर्मल काम कर रहा है उस पे लगता है, नॉर्मल जॉब कर रहा है उस पे लगता है, लेकिन जो पॉपुलर है उस पे नहीं लगता है। ठीक है, वो जो क्या कहते हैं मीडिया पर्सनालिटी है उस पे नहीं लगता है। ये क्या है बताइए? आप कहेंगे मैम ये डिस्क्रिमिनेशन है। एग्जैक्टली ना, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर है हो रहा है बेटा? कानून के सामने। ठीक है, तो इसी को हटाने के लिए, यही सब चीजों के, तो छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, इसी सब चीजों को, ऐसी कई सारी चीजों को हटाने के लिए आया आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। डजेंट मैटर प्राइम मिनिस्टर है, डजेंट मैटर कोई मिनिस्टर है, कोई ऑफिसर है, कोई फिल्म स्टार है, कोई सिविलियन है, सब जो है सबके लिए नियम बने हुए हैं, सबके लिए नियम बने हुए हैं। देखिए यहां मैं नियमों की बात कर रही हूं, कहीं कहीं पर ये नियम आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वायलेशन है इनका, लेकिन इसीलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं ताकि हमें पता रहे कि अधूरा ज्ञान देखो सच में हानिकारक होता है। तो आपको ये पता रहे कि कहाँ वायलेशन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। आपको ये ना रहे कि ये जो प्रिविलेज इनको मिल रहे हैं ये भी तो वायलेशन है। नहीं, वो वायलेशन नहीं है बेटा, उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है? उनका कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे देश की प्रगति में ठीक है, प्रगति करने में, देश को आगे बढ़ाने में उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उनको कुछ प्रिविलेज दिए गए हैं।
अब वो प्रिविलेज को भी आप वायलेशन समझे तो वो गलत है, ऐसा नहीं होता है। आया समझ में? तो वो जो आ जाती है ना, तो हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं तो आ जाता है कि क्यों उनकी रैलियों के आगे क्यों बैरिकेड्स नहीं लगते, हमारे आगे क्यों लग जाते हैं, हमें हमारा समय कीमती नहीं है क्या? हम सबका समय से कीमती है बेटा। लेकिन मैं बताऊंगी फर्दर आपको आगे ये सब चीजें डिटेल्ड में, तो आपको पता चल जाएगा कि हर जगह वॉयलेशन आप देख रहे होते हैं, लेकिन वो वॉयलेशन नहीं होता है, वो कुछ प्रिविलेज्ड होते हैं और प्रिविलेजेस के पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, जब हम पर्टिकुलरली उसी पर बात करेंगे तो आपको मैं समझा दूंगी। ठीक, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। अब इससे एक चीज और आपको लग रही होगी कि कहीं कहीं पर जब आप जाते हैं, ठीक है, उसी के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, कहीं आप जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ पर तो उनकी एंट्री है अभी, तो आप लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। मान लो किसी टेम्पल में आप जा रहे हैं, तब तक के लिए वो जो एक टाइम गैप है, वो एक जो टाइम ड्यूरेशन है, उसके लिए वहां पर एंट्री आप लोगों की रोक दी गई है और उनकी एंट्री अलाउ कर दी गई है। तो आप सोचेंगे कि भैया क्यों हमारा समय कीमती नहीं, क्या हम भी तो सुबह से खड़े हुए हैं, ये तो जस्ट उतरे हैं, अपने जेट से उतरे हैं या हेलीकॉप्टर से उतरे हैं और दर्शन करके निकल गए। आपको लगेगा ये चीज, लेकिन आपने सोचा है कि ऐसा क्यों है? मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि वो जो पर्सनालिटी है जिनकी भी हम बात कर रहे हैं, वो आर्ट की फील्ड में या कल्चर के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने देश का नाम आगे बढ़ाया है, उन्होंने देश के लिए आपके प्राइजेस जीत के लेकर आए हैं, उन्हें जाना जाता है, उन्हें नवाजा गया है अच्छे अच्छे पदों से, ठीक है, सम्मान दिया गया है। अब मुझे बताइए कि उस इंसान का पूरा शेड्यूल्ड बना हुआ है, पूरा शेड्यूल है वो, है ना, पूरा शेड्यूल बना हुआ है उनका कि इतने बजे से इतने बजे तक वो यहाँ पर रहेंगे, इतने बजे से इतने बजे तक वो यहाँ रहेंगे, उसके बाद इनके साथ इनकी मीटिंग है। ओके, अब हो सकता है कि उस मीटिंग में कई जगह पर ऐसी मीटिंग्स हो कि जिसमें उनका योगदान बहुत जरूरी हो। अब मुझे बताइए कि वो इंसान अगर नॉर्मल लाइन में लग जाए और पूरा दिन उसका वहीं चली जाए, तो उस मीटिंग पर सोचिए कि वो मीटिंग आप ही से रिलेटेड है, आप ही को मतलब यूं समझ लीजिए आप ही के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, सॉरी, हाँ, आप ही के डेवलपमेंट से रिलेटेड है वो। ठीक है, अब आपके डेवलपमेंट के लिए वो इंसान कुछ करना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन वो फंस गया। क्यों? क्योंकि उसको कोई प्रिविलेज नहीं मिला, वो फंस गया, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसके बावजूद भी वो फंस गया और वो नॉर्मल लाइन में खड़ा हुआ है और पूरा दिन उसका वहीं चला गया दर्शन करने के लिए। अब मुझे बताइए कि वो इंसान आज की उसकी जो मीटिंग का समय था वो गया, अब कल से वो मान लो उसके खुद के काम में लग गया, तो अब वो डेवलपमेंट किसका रुका? बताइए मुझे। हमारा ही रुका ना, हम आम जनताओं का ही रुका ना। डेवलपमेंट किसका रुकेगा ये मैटर करता है कि वो इंसान कितना इम्पोर्टेंट है। मैं मानती हूं कि कई जगह ऐसा होता है कि बहुत गलत हो जाता है, लाइक मतलब सिविलियंस के साथ बहुत गलत ही व्यवहार हो जाता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक नॉर्मल जो रूल बना हुआ है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब आपको पता होना चाहिए, आप उसे मिसअंडरस्टूड ना करें। ठीक है, मैं यही चाहती हूँ कि भाई पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि आपको पता हो। कानून को पढ़ना भी है तो उसको पढ़ने का तरीका होता है बेटा, क्योंकि जिसको पता होता है पूरा, वो कभी ऐसी गलतियां नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली रिस्पेक्ट आपके काम की और आपके पद की होती है, इंसान की नहीं होती है। कोई पद पे बैठा है तो वो उस पद की रिस्पेक्ट होती है, आया समझ में? क्योंकि उस पद के कुछ प्रिविलेजेस हैं, वो इंसान के प्रिविलेजेस नहीं है, वो पद के प्रिविलेजेस है, वो जो सीट पर बैठा है उसके प्रिविलेजेस है, उसने जो कंट्रीब्यूशन किया उसके प्रिविलेजेस को मिल रहे हैं, कोई इंसान को नहीं मिल रहे हैं, वो भी आम ही इंसान, उसको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो जो काम उसने कर दिया, कंट्रीब्यूशन कर दिया, उसके प्रिविलेजेस। तो ये चीजों को भी आपको पता होना चाहिए। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब आप आई होप समझ गए होंगे। आगे बढ़े आगे। हाँ, अब एक चीज और इसकी बहुत अच्छी बात है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, ये एक अच्छा फैक्ट है कि ये हमने कहाँ से लिया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने लिया है ब्रिटेन से, कि राजा हो रानी हो कोई भी हो, डजेंट मैटर, सब इक्वल हैं आपके कानून के सामने। सबको कानून का नियम का पालन, कानूनों के नियम का पालन करना होगा। सब बराबर है वहां पर, किसी को कोई वो नहीं है। मतलब इक्वालिटी का मतलब ही यही है। अगर
यहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो सजाएं सबके लिए बराबर है। यहाँ पर उस इक्वालिटी की बात करी जा रही है, ठीक है। इस इक्वालिटी की बात करी जा रही है कि अगर आप पिछड़ गए हैं तो आपको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको आगे बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर हम उस इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। आ गया समझ में? ये नहीं कि रोड पे खड़े हो गए तो उनकी गाड़ी पहले क्यों जा रही, हमारी क्यों नहीं जा रही। ये इक्वालिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। इज दैट क्लियर? अगर आ गया होगा आपको समझ में तो इक्वल प्रोटेक्शन, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके अलावा भी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। लॉ ये किससे है बेटा, कि गवर्नमेंट को, जो सरकार है हमारी, उसे ट्रीट करना होगा सबको बराबर के, बराबर समानता की नजर से उसको ट्रीट करना होगा कि उसके लिए सब बराबर हैं। ये नहीं कि एक से फाइन भरवा लिया और दूसरे से फाइन नहीं भरवाया, वो वाला बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों को फाइन भरना होगा। अगर दोनों ने ज्यादा बड़ा कोई गुनाह किया है तो उनको सजा भी दोनों को बराबर मिलेगी। वायलेशंस होते हैं वो सबका है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है, वहां हम नहीं जा रहे अभी। आए समझ में? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब डिफरेंस समझ लो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन में क्या डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ में मतलब नो बडी इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो किसके किसके उस पर काम कर रही है, वो किसके अंडर काम कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम कर रही है। तो वो उसके आगे सब बराबर हैं, उसके लिए सारे इंसान बराबर हैं, ठीक है। उसके लिए कोई ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई ज्यादा अमहत्वपूर्ण नहीं है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है आपका, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये नो डिस्क्रिमिनेशन, ये वही वाली बात है जिसकी अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, ठीक है। अब ये नो डिस्क्रिमिनेशन ये किस में आएगा तो सुन लो ध्यान से। गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ओनली का वर्ड यहाँ पर, ओनली का ध्यान जरूर रखना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेट ओनली बिकॉज ऑफ किस किस पे बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके बेसिस पे यहाँ पर ये चीज का ध्यान आपको रखना होगा कि ओनली वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जो है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेगी। सिर्फ किन किन के बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर मतलब वही सेक्स के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। इनके बेसिस पे इनको मुनीफ बनाकर, इनको मुद्दा बनाकर गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, वो भेदभाव नहीं करेगी। आया समझ में? जैसे कि वो रेस्टोरेंट वाला केस मैंने आपको बताया था, ठीक है, रेस्टोरेंट वाला एक एग्जांपल दिया था वो केस। अब एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर आता है, उसकी बात बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले चेन्नई में एक पार्क इस्टेब्लिश हुआ है, पार्क बना है, और वो पार्क सिर्फ और सिर्फ लेडीज का है, वहां पर जेंट्स अलाउ नहीं है। अब मुझे बताइए, उस वहां पर सिर्फ लेडीज घूमेंगी, पिंक पार्क टाइप का है वो, वहां पर सिर्फ लेडीज से ही वॉक करने आएंगी और घूमेंगी। अब मुझे बताइए कि वो जो है, वो जो एक एग्जाम्पल है, एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये जो है ये कौन सा डिस्क्रिमिनेशन है बताइए? ये भी डिस्क्रिमिनेशन है क्या? कि मतलब इसको भी आप डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हैं क्या? कि क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि सेक्स के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ये हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन वाला आर्टिकल 15 कहता है, राइट। तो अब मुझे बताइए कि ये भी डिस्क्रिमिनेशन है क्या? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैम ये डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं मैम ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो नहीं कहेंगे वो तो ठीक है, अब वो जो नहीं कह रहे हैं वो मुझे बताइए कि उसके पीछे कारण क्या है, क्या आप नहीं कह रहे हो, आपके अंदर आ रहा है कि ये नहीं है। तो मैं बताती हूँ। आपने सोच लिया कि क्या कारण है। अगर आपने ये सोचा है कि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल की, विमेन की सेफ्टी के लिए यहाँ पर बात हो रही है, इस वजह से वो पार्क बनाया गया है, ठीक है, और जो कह रहे हैं कि गलत है, तो बेटा आप गलत हो, क्योंकि ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन, ये होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आया समझ में? रिजर्वेशन जो होता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है, ये जो हम बता रहे हैं ये भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन में आता है, जिसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लैंग्वेज में, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में उसको हम अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। इसका मतलब सिंपल यही है कि किसी को किसी और पर्पस के जरिए, पर्पस को देखते हुए उसको जो सुविधा दी जा रही है उसके पीछे कोई
थ्रेट्स है, आया समझ में, उसके पीछे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे सुविधा दी जा रही है, तो ये हुआ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। आया समझ में। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन में आपको अर्थ मतलब डिफरेंस पता होना चाहिए। तो वो जो चेन्नई के पार्क वाला केस है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का केस है, वो कोई नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन केस नहीं है। आई मीन वो जो एक्शन है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। वो आप विमेन को सुविधा दे रहे हो और प्रोटेक्शन के लिए, आप उनको सुरक्षा देने के लिए आपने ये परफॉर्म किया है, तो ये चीज का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो आप बोलने लग जाओगे हम तो क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं। नहीं बेटा जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बहुत अच्छी इसके पीछे एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, वो चीज भी आप ध्यान में रखो कि क्यों भैया नो डिस्क्रिमिनेशन ये क्यों आया, क्या कारण है। क्या था कि ये पता है, सबको पता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा पता होता है कि अब पॉलिटिकल लैंग्वेज, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में आप सुन रहे हो। क्या था कि बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस क्या होता था कि कई सारे लोगों को स्पेशली हम दलित की बात कर रहे हैं, कई सारे लोगों, और ये दलित भी कहाँ से आया है, ये भाई आजकल का नहीं है, ये वर्ड ही बहुत पुराना है, ये एंशियंट टाइम का है ये वर्ड, आया समझ में। जबकि क्या था देखो मैं बताती हूँ, इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको सुनो। क्या होता था कि पहले इक्वालिटी थी, एंशियंट टाइम की बात करें, बहुत इक्वालिटी थी। अब क्या होता था कि पर कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि जो ऊंचे पद पर बैठे होते थे, राइट, उन्हें कंट्रोल करना, राजा को और राजा की प्रजाओं को, और राजा जो डिसीजंस ले रहा है उनको कंट्रोल करना उनको बड़ा अच्छा लगता था। अब क्या हुआ, उन्होंने एक रूल निकाला कि अगर मान लीजिए कि अगर ब्राह्मण का लड़का, क्योंकि उस टाइम पे पेट्रियार्की मैट्रियार्कल ऐसा कोई इशू नहीं था, जो नाम होते हैं ना कि पैट्रीलिनियन इस टाइप का नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर बड़ी उच्च वर्ण का लड़का है, ऊंचा वर्ण का लड़का है और नीचे वर्ण की लड़की से अगर वो शादी कर लेता है तो अब उनके बच्चे को क्या कहेंगे, क्योंकि पैट्रीलिनियन नहीं है, मैट्रीलिनियन नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे उसको। तो उसको कहा कि वो दलित है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, वो दलित है। तो दलित वर्ड देख रहे हैं आप, ये एंशियंट सी चला आ रहा है, आया समझ में। क्योंकि नाम किसका दे ये फिक्स नहीं हुआ था ना कि किसका नाम देंगे, तो जब नाम नहीं दे पा रहे हैं तो यही होगा ना। तो ये दलित वर्ड एक्चुअली वहां से आया है। तो स्पेशली दलितों को बिफोर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता से पहले दलितों के साथ क्या होता था कि उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। उनको पानी, अगर पानी का एक ही पॉन्ड है तो वो वहां से पानी नहीं भरेंगे, उनको कहीं और जाना होगा, उनके लिए वेल अलग होगा, उनके लिए कुआं अलग होगा, बावड़ी अलग होगी। वहां जहां पर सब पानी गांव के लोग भर रहे हैं वहां नहीं भरेंगे। गांव में उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा, दूर रखा जाएगा, उन्हें पढ़ाई से वर्जित कर दिया जाएगा, वो पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर अगर हम आ जाएं तो उस टाइम पर होटल्स वगैरह बन गई थी, तो होटल में उनकी एंट्री नहीं थी। अपर कास्ट के साथ वो बैठ नहीं सकते, उनके साथ वो खाना नहीं खा सकते। ये जो थे ये सब डिस्क्रिमिनेशन थे और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसी को प्रोहिबिट किया है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो बात करता है, ये नो डिस्क्रिमिनेशन, ये उसी की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे किस तरह खत्म किया, ठीक है। संविधान में उसे इसीलिए लिखा गया और फंडामेंटल राइट्स में उसे इसीलिए डाला गया। इतना महत्वपूर्ण अधिकार है वो कि जिसे छीना या उसे थोड़ा सा भी वॉयलेट करने की कोशिश करी, हर्ट करने की कोशिश करी किसी को, तो ये खड़ा हो जाएगा भाई, ये रेमेडी आ जाएगी, खड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। ये वॉयलेशन में आ जाएगा और फिर बस पूछो मत फिर क्या होगा, वो भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो चलो आप भी आज यहाँ तक ही, कल हम आर्टिकल आपका 16, 17, 18 एंड फर्दर करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्क्रीनशॉट ले लेना और कोई डाउट हो बताइए, आपको पूछना है तो पूछ लेना। चलो बाय।